बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर सादिक अली। तो इंटरनल मेडिसिन के अंदर हमने स्टार्ट की है रिस्पायरेटरी सिस्टम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी COPD। हमने obstructive लंग डिजीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने ये पढ़ा था कि आस्थमा और इसकी मैनेजमेंट प्लस ब्रोंकिएक्टाइसिस। ठीक है जी। अब जो COPD है ये भी एक किस्म की क्रोनिक कंडीशन है, लेकिन इसकी हाल मार्ग ये है कि ये इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है जी। इस तरह हमने डिस्कस की है कि आस्थमा इज अ रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो COPD है ये इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है जी। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज जिसको हम कहते हैं COPD, इट इज अ क्रोनिक कंडीशन फॉलोड बाय इरिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। COPD के अंदर दो चीजें हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और दूसरा इसके अंदर एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं एम्फाइसीमा। ठीक है जी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और एग्जाम के अंदर आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनको थोड़ा सा देखेंगे। कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर जो पेशेंट होता है प्रेजेंटेड विद प्रोडक्टिव कफ, वो जब भी सिम्टम के साथ आता है तो उसको कफ होती है, कानसी के अंदर बलगम या रेश आता है, प्रोडक्टिव कफ। लेकिन इसकी शर्त यह है फॉर मोर देन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने से ज्यादा की हिस्ट्री होगी। फॉर 2 कंजेक्टिव ईयर, मतलब 2 कंजेक्टिव सालों के लिए। तो एनी कंडीशन हु हैज प्रोडक्टिव कफ हिस्ट्री फॉर मोर देन 3 मंथ्स इन 2 कंजेक्टिव ईयर्स, थिंक अबाउट COPD क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है जी। एक तो ये है। फिर इसमें आप लोग यहाँ पे देखें इसकी जो स्ट्रांगेस्ट रिस्क फैक्टर है, जो रिस्क फैक्टर है दैट इज कॉल्ड क्रोनिक स्मोकिंग। कि जो लोग क्रोनिक स्मोकिंग करते हैं उनमें अगर COPD हो सकती है, मोस्ट लाइकली क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है जी। इसमें भी सिम्टम वही आएंगे, डिस्पनिया है, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट टाइटनेस है। इवन इन लोगों में कभी कभार ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, हाइपोक्सीमिया, देर डिवेलप ब्लूइश डिस्कलरेशन। इवन इन लोगों को साइनोसिस भी होती है। लेकिन सिंपल बात की तरफ अगर आ जाए कि अगर आप इनकी चेस्ट एक्सरे देखें, चेस्ट एक्सरे, तो उसमें जनाब एबनॉर्मल चेंजेस होगी। वो चेंजेस के बारे में अभी हम एज अ ग्रुप अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और एबनॉर्मल चेंजेस के अंदर ब्रोंकोवास्कुलर मार्किंग होगी और देयर विल बी इन्फ्लेम्ड ब्रोंकस, ब्रोंकस जो है वो इन्फ्लेम्ड होगी, एंड देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। ठीक है जी। दूसरी बात, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीज में अगर मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन की लेवल लॉन्ग टर्म तक कम रहे, दिस हाइपोक्सिया लीड टू पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन विच कैन काज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। क्योंकि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है तो हाइपोक्सिया की जो रिस्पॉन्स है पल्मोनरी वेसल पे, वो वेजो कंस्ट्रक्शन है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जब प्रेशर ज्यादा होगी तो राइट वेंट्रिकल हैज टू पंप मोर, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी एंड इवन राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। ठीक है जी। राइट साइड हार्ट फेलियर होता है और राइट साइड हार्ट फेलियर लीडिंग टू एडीमा। तो इसका मतलब यह है कि इन पेशेंट में जब लॉन्ग रन में राइट साइड हार्ट फेल हो जाए, तो इफ एनी lungs pathology can cause right side heart failure, then it is called carpulmonale। इन लोगों में carpulmonale होती है और एडीमा, और इस एडीमा की वजह से these people become blue and they gain weight because of excess fluid। इस वजह से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, आप लोगों ने अपने थ्योरी में पढ़ा होगा, इनको हम ब्लू ब्लोटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ब्लोटर्स। सो ब्लू ब्लोटर्स आर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पेशेंट। ब्लू bloater mean these are the patient who are edematous because of their right side heart failure। इसका मतलब यह है कि राइट साइड हार्ट फेलियर के बाद एडीमा का आना, इट शोज अ वेरी वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है जी। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलर सेप्टल वॉल डैमेज होता है। इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलर है उसकी जो सेप्टल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। और इसके बाद क्या होता है, दैट विल बी लेक ऑफ कंप्लायंस। लेक ऑफ मतलब इलास्टिक रिकॉइलिंग, सॉरी, मतलब अगर एक एल्वियोलाई है लंग्स के अंदर, वो मैक्सिमली एक्सपांड हो जाए एयर आने के बाद, तो वो दोबारा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसमें इलास्टिक रिकॉइलिंग है वो खराब हो जाती है। तो इन लोगों में सांस लेने में दुश्वारी इतनी नहीं होती, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सांस छोड़ते वक्त, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकालने के लिए लंग्स में जो इलास्टिक रिकॉइलिंग होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। फिर ये हमारे पास दो तरह की है। एक को हम कहते हैं सेंट्री एसिनार एम्पाइसीमा, एक क्या है? सेंट्री एसिनार। और एक को हम कहते हैं
पेन एसिनार एम्फाइसीमा, इन दोनों में डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि वो कौन सी एम्फाइसीमा है जो सेंट्री एसिनार टाइप कराती है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक स्मोकिंग। और जो पेन एसिनार है दैट इज अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी। तो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी के पास पेन एसिनार एम्फाइसीमा, जो स्मोकिंग है वो सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा। ये लोग लीन एंड थिन होते हैं, और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन की वजह से जब ये सांस छोड़ते हैं तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इनकी होंठों पे बार बार स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से इन लोगों की जो होंठ है वो थोड़ी सी पिंकिश टू ब्लू बन जाती है। इसको पिंक पफर या पर्स्ड लिप्स भी कहते हैं, ठीक है जी। सो पिंक पफर या पर्स लिप्स, एंड दैट इज अ हॉल मार्क ऑफ एम्पाइसीमा, बट ब्लू ब्लोटर्स इज अ हॉल मार्क ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्पाइसीमा के अंदर अगर आप एक्सरे करें किसी भी पेशेंट की, तो उसमें जो लंग्स है वो बियॉन्ड द लिमिट एक्सपांड तो होते हैं, बट इलास्टिक रिकॉइलिंग ना होने की वजह से, मतलब लंग्स जो है वो नंबर वन दैट विल बी बैरल शेप्ड लंग, मतलब बाल्टी की तरह बैरल शेप्ड लंग, दैट इज कॉल्ड बैरल। सो बैरल शेप्ड चेस्ट होता है, और जो लंग्स है वो जब बियॉन्ड द लिमिट एक्सपांड होते हैं तो वो डायफ्राम को नीचे पुश करते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, क्योंकि जो डायफ्राम होता है दैट इज अ डोम शेप मसल। लेकिन जब लंग्स जो होते हैं वो जब बियॉन्ड द लिमिट क्या करते हैं, दे एक्सपांड, सो दैट विल लीड टू फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम, ठीक है जी। तो ऐसा कंडीशन जिसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा हो, दोनों को एज अ ग्रुप कहते हैं सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड लंग डिजीज। इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, और फिर वही बात रही कि ब्रोंको डायलेटर देंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे। लेकिन इसमें हम पेशेंट को जिनकी रिस्क फैक्टर जो है स्मोकिंग वगैरह, ये क्विट करने के लिए भी हम बताएंगे, ठीक है। तो दोनों में आप लोगों को डिफरेंस आना चाहिए। एम्फाइसीमा जो है वो लंग्स का अपना इशू है, एल्वुलाई का इशू है, और ये ब्रोंकस का इशू है, ब्रोंकाइटिस है। तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, क्योंकि जो सांस की नाली है वो एयरवे जो है वो obstruct है। तो इन लोगों में हाइपोक्सिया की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, बट इन लोगों में राइट साइड हार्ट फेलियर नहीं होता। तो याद रखे, any lungs pathology, if can cause right side heart failure, that will be considered as what? Answer is carpulmonale. तो carpulmonale classically seen in chronic bronchitis but not seen in emphysema, ठीक है जी। that is what all about the obstructive lung diseases। अब इसके बाद आते हैं प्लूरल पैथोलॉजीज। अभी हम कुछ पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे या कुछ डिजीज डिस्कस करेंगे जिसमें मेन इशू कहाँ पे होता है, प्लूरा के अंदर। इनको हम कहते हैं प्लूरल पैथोलॉजी। प्लूरल पैथोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे तो कुछ डायग्राम्स को ड्रा करके इसी के बेस पे ही हम डिस्कस करेंगे। देखें, दिस इज फॉर एग्जांपल द लंग्स, और लंग्स के बाहर जो कैविटी होती है इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे मतलब वेस्ट्रल प्लूरा और पेराटल प्लूरा, इसके दरमियान ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी, या इसको हम कहते हैं प्लूरल स्पेस। अब सवाल ये है, कभी कभार इस कैविटी के अंदर एक्सिस फ्लूइड आना शुरू हो जाती है, और आप लोगों को पता है जो फ्लूइड है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठना शुरू करती है। तो वो कंडीशन जो किसी भी वजह से मतलब प्लूरल कैविटी के अंदर एक्सिस फ्लूइड अकोमुलेट कर जाए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड प्लूरल इफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और अगर हम यहाँ पे देखें, कभी कभार इस एरिया के अंदर एक्सेस एयर आ जाती है। यहाँ पे तो हमने बात की है कि यहाँ पे जो नेचर है पैथोलॉजी की वो फ्लूइड है, लेकिन अगर एयर आ जाए तो एयर तो क्या है, एयर इज वेरी वेरी लाइट, हल्की है, तो ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ऊपर जाएगी, तो वो अपर पार्ट ऑफ द लंग्स को अफेक्ट करेगी। तो एक्सेस अक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी, दैट इज कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स। तो दोनों में फर्क क्या है कि एक्सेस फ्लूइड का अकोमुलेट होना अराउंड द लंग्स इन द प्लूरल कैविटी वो प्लूरल इफ्यूजन है, और एक्सेस एयर का अकोमुलेट होना इसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, ठीक है जी। दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार अगर एग्जाम में ये आ जाए कि वन वे ट्रैफिक, अब वन वे ट्रैफिक से मुराद क्या है कि जो एयर है वो लंग से कैविटी में तो जा रही है, कभी कभार क्या होता है यहाँ से लंग एस्केप हो रही होती है, मतलब लंग से जो प्लूरल कैविटी है इसमें एयर जाती है, लेकिन वो एयर वापस आती नहीं है। मैं यहाँ पे 2-3 सेकंड का पॉज लेता हूँ कि ये चीज़ आप लोग समझें, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि ऐसा कंडीशन
जिसमें एयर तो जा सके बट वापस ना आ सके। तो यहाँ पे एयर इतना ज्यादा होगा, इट विल क्रिएट टेंशन ऑन द लंग एंड विल कंप्रेस द लंग। इस कंडीशन को हम कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, इट इज वन ऑफ द इमरजेंसी। तो आप लोग को मैंने क्या बताया कि अगर ऐसा न्यूमोथोरेक्स, इसमें लंग से एयर कैविटी में एस्केप तो करे बट कैविटी से वापस ना आए, तो ऐसे कंडीशन को हम टेंशन न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड का नेचर हम देखते हैं कि भाई फ्लूइड में प्रोटीन देखे। सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है, पीएफ मीन प्लूरल फ्लूइड वर्सेस फॉर एग्जांपल प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन। इसका मतलब यह है कि हम जब फ्लूइड लेते हैं तो हम प्रोटीन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? प्रोटीन इन द प्लूरल फ्लूइड वर्सेस सीरम। अगर हम इन दोनों का रेशो देखते हैं, भाई यहाँ से हम तोरे को सिंथेसिस के जरिए फ्लूइड निकालेंगे, तो उसमें हम प्रोटीन चेक करेंगे कि प्लूरल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन क्या है और सीरम प्रोटीन क्या है। अगर प्लूरल फ्लूइड और सीरम प्रोटीन की रेशो 0.5 से ज्यादा आ जाए, या मिसाल के तौर पे इस पे हम एक एंजाइम देखते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, तो प्लूरल फ्लूइड एलडीएच देखते हैं और सीरम में भी एलडीएच देखते हैं। ये बातें वो बातें हैं जो नम्स के पेपर में एनआरई में आने वाले हैं, तो गौर से सुने। अगर आप यहाँ से फ्लूइड लेंगे, यहाँ से, if we take the fluid from the pleural space and if we check protein in that fluid and then we do the ratio with serum protein, अगर फ्लूइड फ्लूरल फ्लूइड की जो प्रोटीन है सीरम प्रोटीन के मुताबिक उसकी जो रेशो है वो 0.5 से ज्यादा आ जाए, या प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो एलडीएच है वो सीरम एलडीएच की बनिस्बत उसकी रेशो 0.6 से ज्यादा आ जाए, इसका मतलब यह है कि जो फ्लूइड है इस स्पेस के अंदर इसमें प्रोटीन की रेशो ज्यादा है। इसको हम एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है जी। और अगर प्रोटीन हम प्लूरल फ्लूइड में चेक करते और सीरम प्रोटीन उसकी रेशो 0.5 से कम होती, या प्लूरल फ्लूइड एलडीएच सीरम प्रोटीन की एलडीएच से कम, और वो लेस देन 0.6 आते, तो उसको हम ट्रांसुडेटिव इफ्यूजन कहते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन लिमिट इन दैट फ्लूइड, दैट इज बेस्ड ऑन कि भाई वो कितना है विद सीरम फ्लूइड। तो हम अगर रेशो देखते हैं जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, तो अगर फ्लूइड और प्रोटीन के अंदर जो सीरम वाला है उसकी रेशो 0.5 से ज़्यादा, और जो प्लूरल फ्लूइड के अंदर एलडीएच है वो सीरम एलडीएच के साथ कंपेयर करे उसका रेशो 0.6 से ज़्यादा आ जाए, थिंक अबाउट एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन उन कंडीशन में होती है जहाँ पे इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी, एनी पैथोलॉजी विच इंक्रीजेस वस्कुलर परमेबिलिटी। तो जब वेसल के अंदर मतलब डायलेशन आ जाए, परमेबिलिटी ज्यादा आ जाए, तो आप लोग को पता होना चाहिए वहां से फिर फ्लूइड और प्रोटीन लीक करना शुरू कर देती है, तो इनके अंदर एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन होती है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे कभी कभार आप लोगों से कोई ये सवाल भी पूछता है कि रेशो से निकल आए, कोई और तरीका है? यस। अगर आप प्लूरल फ्लूइड के अंदर एलडीएच देखे और वो 2/3, 2 गुना सीरम एलडीएच से ज्यादा हो, वो भी एक्सुडेटिव है। फिर जब फ्लूइड है इसको हम क्या करेंगे? चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे हमें ये बताएगी कि बेस ऑफ द ब्रेन, तो यहाँ पे रिब्स और जो लंग्स है इसके दरमियान जो एंगल है वो हमें नजर नहीं आएगी। सो ब्लंटेड कोस्टोप्रेनिक एंगल, कोस्टो इज द वर्ड यूज फॉर रिब, प्रेनिक मीन डायफ्राम, क्योंकि जो फ्लूइड है वो लंग्स की बेस में जो है वो अकोमुलेट हो जाती है। फिर हम परकशन करते हैं। जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं परकशन, वेन एवर देर इज अ फ्लूइड इन द लंग दैट विल बी गिव्स राइज स्टोनी डलनेस, इसमें क्या आएगी? स्टोनी डलनेस टू परकशन। तो स्टोनी डलनेस होगी। और इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट दैट इज कॉल्ड, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, दैट इज थोरेकोसिंथेसिस। थोरेकोसिंथेसिस मीन कि पुटिंग द नीडल इन द इंटरकॉस्टल स्पेस एंड टेक द एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ दैट कैविटी। और जब हम कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो लंग्स के ऊपर जो प्रेशर इफेक्ट है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो फॉर द एग्जाम। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये जरूर आप लोगों को एग्जाम के अंदर जो है वो पूछते रहते हैं। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल मस्ट नो। तो यहाँ पे एक और चीज आप लोग को बता दूं, एक पेशेंट है उसको पहले से लंग्स का कोई मसला नहीं है और उसको न्यूमोथोरैक्स हो जाए, वो प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स है। अगर पहले से कोई लंग डिजीज है, सीओपीडी है, कोई आस्थमा है,
कोई भी सीओपीडी या कोई भी लंग पैथोलॉजी है, इसके टॉप पे निमोथोरेक्स का होना वो सेकेंडरी निमोथोरेक्स है। और निमोथोरेक्स का नेचर ऐसा होना जिसमें वन वे ट्रैफिक हो एयर का, एयर लंग से केविटी में तो जाए बट वापस ना आए, वो टेंशन निमोथोरेक्स है। ठीक है जी। देखिए मैं आप लोग को एक इसकी मिसाल भी देता हूँ। जिस पी स्टैंड फॉर न्यूमो, पी स्टैंड फॉर नीमो, और दैट इज कॉल्ड थोरेक्स। अगर आप लोग इसको ऐसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम डिस्कस करते हैं मिसाल के तौर पे कि न्यूमोथोरेक्स, यहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरेक्स, तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पी की जिक्र करें, पी, पी से मुराद ये है नीमोथोरेक्स खुद एक डिजीज है जो एक्सेस एयर अराउंड द लंग होता है। फिर टी का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे एयर है ना, एयर, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पे जो ट्रेकिया है उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करेगी, तो इसको कहते हैं ट्रेकियल शिफ्ट ऑन दी अपोजिट साइड। इसको क्या कहते हैं, ट्रेकियल शिफ्ट। एच का मतलब यह है हाइपर रेजोनेंस नोट। जब आप परकशन करते हैं सो देयर विल बी हाइपर रेजोनेंस नोट। देखिए रेजोनेंस नोट और परकशन आप लोगों ने देखा होगा कि हम चेस्ट पे एक हाथ रखते हैं और दूसरे हाथ के मिडल फिंगर से उसको हम मारते हैं टू सी फॉर दी रेजोनेंस नोट। तो अगर लंग्स नॉर्मल है, हेल्दी है, तो लंग्स में एक आम इंसान की भी एयर होती है और एयर परकशन के ऊपर रेजोनेंस होती है। बट हाइपर रेजोनेंस का मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। फिर ओ का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कराता है, लंग को कंप्रेस करता है। आर से मुराद होता है रिड्यूस ब्रेथ साउंड। इसको क्या कहते हैं, रिड्यूस ब्रेथ साउंड। ए से मुराद होता है एसिमेट्री ऑफ द चेस्ट, क्योंकि एक साइड से प्रेशर लगेगी दूसरी साइड पे, तो एक साइड जो है वो दूसरी साइड जैसा नहीं दिखेगी। और जब हम एक्सरे फाइंडिंग करेंगे, एक्सरे फाइंडिंग, तो उसमें अपर पार्ट ऑफ द लंग्स में हमें पैथोलॉजी नजर आएगी। दैट इज टेंशन न्यूमोथोरेक्स एंड दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। दोनों की डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, आंसर इज चेस्ट एक्सरे। बट यहाँ पे हाउ टू डिफरेंशिएट प्लूरल इफ्यूजन, दैट आइदर इट इज एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव, हम ये चेक करते हैं और इस चेकिंग को हम एक नाम देते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लाइट क्राइटेरिया भी कहते हैं। कि लाइट क्राइटेरिया को इंटरप्रेट करके हम ये बता सकते हैं कि प्लूरल इफ्यूजन की जो नेचर है, आइदर इट इज एक्सुडेटिव और ट्रांसुडेटिव। ठीक है। सो दीज ऑल आर द मोस्ट कॉमन थिंग यू पीपल मस्ट नो फॉर दी टेंशन न्यूमोथोरेक्स एंड प्लूरल इफ्यूजन। इसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज कॉल्ड अगेन थोरेकोसिंथेसिस। बट फर्क ये है कि जो प्लूरल इफ्यूजन में थोरेकोसिंथेसिस करते हैं तो वो हम लोअर पार्ट में करते हैं या अपर पार्ट। ये किसी ने पूछना था, ये हम कहाँ पे करेंगे, सेकंड इंटरकास्टल स्पेस। कहाँ पे, सेकंड इंटरकास्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। हम क्लेविकल के मिड से एज्यूम करके नीचे आते हैं और सेकंड इंटरकास्टल स्पेस में नीडल इंसर्ट करते हैं और लंग के अपर पार्ट में पहुंच के वहां से एक्सेस एयर को बाहर निकालते हैं। ठीक है जी। पहले इमरजेंसी में थोरैकोसिंथेसिस, नीडल डीकम्प्रेशन करते हैं। व्हाट इज नीडल डीकम्प्रेशन, कि जो लंग्स के ऊपर एयर और लंग्स के ऊपर जो फ्लूइड ने प्रेशर इफेक्ट डाला होता है, एयर और फ्लूइड को निकाल के लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है कम हो जाती है, तो नीडल डीकम्प्रेशन। और अगर बार बार नीमोथोरेक्स होता है तो हम फिर क्या करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखें, अगर नीमोथोरेक्स की साइज एक्सरे पे लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यह है वेट इन वॉच। इसका मतलब यह है कि हम फिर फॉलो अप करेंगे। और अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर है और एसिम्टोमेटिक है तो फिर हम नीडल डीकम्प्रेशन करेंगे। और अगर नीडल डीकम्प्रेशन के बाद दोबारा एयर आ जाए तो फिर हम चेस्ट ट्यूब रखते हैं। चेस्ट ट्यूब जो होता है दैट इज पुट इन द चेस्ट टू प्रिवेंट a recurrent attack of pneumothorax and pleural effusion। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आते हैं दैट इज कॉल्ड लंग कैंसर्स। लंग कैंसर्स के बारे में दो तीन बातें हैं क्विकली, वो भी देखते हैं। लंग कैंसर में जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो याद लगे कि लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी, मतलब ये है, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग ये बता रहा हूँ कि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक घंटे की लेक्चर लूँ। किसी जूनियर को आप लोगों ने रिकमेंड करना है जिसके पास 1 साल का 2 साल का टाइम है कि भाई पढ़ना है और पास होना है, तो हमारे
लेक्चर्स अगर आप उनको रिकमेंड करेंगे, तो जो लेक्चर्स हम यहाँ पे आधे घंटे में पांच पांच टॉपिक्स इसमें डिस्कस कराता हूँ, इस एक एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक एक घंटे से ज्यादा लेक्चर ली है, और वो बिल्कुल न्यू है। और इंशाल्लाह हम अभी रिसेंटली, वेरी वेरी सोन, हम डिजिटल बोर्ड की तरफ जा रहे हैं, कि जो जो चीज पढ़ाए तो हम स्टूडेंट को उसके साथ 3D कलरफुल फोटोज भी दिखा सके, डायग्राम भी दिखा सके, एनिमेशंस भी दिखा सके। तो आप लोगों को ये चीज तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि क्रैश कोर्स ऐसा नहीं होता, वो लोग इससे भी कम पढ़ाते हैं, बट आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट की है। हमारा काम आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ाना है, और आप लोगों की जीत हमारी जीत है। लेकिन जूनियर्स को आप लोग रिकमेंड करेंगे, तो इन टॉपिक के ऊपर हमारे डिटेल लेक्चर्स भी मौजूद है, ठीक है जी। तो लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है रिगार्डिंग डेथ रेशो, लंग कैंसर इज द लीडिंग वन। इसकी जो रिस्क फैक्टर है, एडवांस एज है, क्रोनिक स्मोकिंग है, ट्यूमर सप्रेसर जीन म्यूटेशन है, बहुत सारे इसके अंदर जनाब हमारे पास सिम्टम है। इसमें जो हैंड्स आते हैं ना, हैंड्स जो क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, कि आप लोग को एग्जाम में बताएगा कि एज मोर देन 50, 60 साल का 70 साल का बंदा है, और प्लस मोर देन 50 ईयर इसकी एज है, लेकिन इसके बाद जो पेशेंट आते हैं दैट इज विद हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग, वो क्या है, क्रोनिक स्मोकिंग भी करता है, ठीक है जी। और प्लस यहाँ पे लेके द मोस्ट इंपोर्टेंट यू पीपल मस्ट नो, दैट इज कॉल्ड हीमोप्टाइसिस। हीमोप्टाइसिस से मुराद ये है कि फ्रेश ब्लड इन द कप, बंदा जब कांसी करता है तो उसमें फ्रेश ब्लड आती है, और यहाँ पे वेट लॉस लिखें, दैट इज कॉल्ड वेट लॉस। सो दीज फोर थिंग टुवर्ड अ क्लू, दैट इज कॉल्ड लंग कार्सिनोमा। ये किसकी तरफ इशारा है, लंग कार्सिनोमा। अब यहाँ पे इसकी जो टाइप्स है या क्लासिफिकेशन है, इसमें जो नम्स के पेपर में आता है ना, कि अगर एक पेशेंट है उसको हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर है, और से सुने, हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर या लंग कार्सिनोमा, जिसके अंदर एक टॉपिक एबनॉर्मल प्रोडक्शन होती है, दैट इज थ्री थिंग्स। आप लोगों को पता है कि ऐसा लंग कैंसर जिसमें एक्टोपिक एसीटीएच बन जाए, और एसीटीएच एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्टिसोल, ये कार्टिसोल बढ़ाएगा, उसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। या एक्टोपिक एडीएच बनता है, और एडीएच रिटेंशन ऑफ वाटर करेगा, तो एस आई एडीएच होता है। और कभी कभार कैल्शियम के खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी, कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी, कैल्शियम चैनल एंटीबॉडी। तो ऐसा लंग कैंसर जिसमें वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडी बने, तो इसको हम लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया कहते हैं, लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, ठीक है जी। अब ऐसा लंग कैंसर जिसमें कुशिंग सिंड्रोम, जिसमें एसआईएडीएच और लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस के चांसेस ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल सेल lung carcinoma. अब small cell lung carcinoma arises from the central part of the lung having stronger association with chronic smoking, which is very very important. And the treatment of choice is chemotherapy, ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ लंग कैंसर है, लंग कार्सिनोमा है, ठीक है। और इसमें जो एक्टॉपिक जो है ना क्या बनी है, दैट इज कॉल्ड एक्टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ पीटीएचआरपी, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड। और जब ये बनेगी तो पीटीएचआरपी इंक्रीज सीरम कैल्शियम, तो हाइपर कैल्सीमिया। और आप लोगों को मैंने बताया था कि वेन यूर अ कैंसरस पेशेंट डेवलप हाइपर कैल्सीमिया, द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू दैट इज आईवी फ्लूइड। तो ऐसा पेशेंट जिसको लंग कैंसर हो, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट कैंसर द पेशेंट प्रोड्यूस ectopically PTHrP that leading to increased calcium level in the blood. थिंक अबाउट squamous cell carcinoma। और इस पेशेंट के अगर आप बायोप्सी देखते हैं तो उसमें केराटिन परल होते हैं, क्या होते हैं, केराटिन परल होते हैं, दैट इज squamous cell carcinoma। इसके बाद ऐसा लंग कैंसर जिसमें सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, उनको कार्सिना ट्यूमर कहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात जरूर याद रखें कि ऐसा लंग कैंसर जो नॉन स्मोकर के अंदर सबसे कॉमन है, मतलब वो कैंसर उन लोगों में होता है जो स्मोकिंग नहीं करते। एक तरह से हम ये पता चला कि फॉर एवरी लंग कैंसर स्मोकिंग इज नॉट मैंडेटरी, बट द लंग कैंसर दैट इज वेरी वेरी कॉमनली सीन इन दोज पेशेंट हु आर नॉन स्मोकर, that is adenocarcinoma. So that is what all about the important topic. See you soon with another. Allah Hafiz.